बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून। आज 31 जनवरी 2026 है और आज 2 मैचेस खेले गए हैं। पहला मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया, जो पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली 90 रन से जीत लिया और दूसरा मैच इंडिया और न्यूज़ीलैंड के दरमियान खेला गया, जो इंडिया ने ये मैच जीता 46 रन से। तो वन बाय वन इन मैचेस पे बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तान के मैच की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 198 रन बनाए और इसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। जो नोटेबल कंट्रीब्यूशन थी उनमें सलमान अली आगा जो कैप्टन है उन्होंने बनाया 76 रन स्कोर किए उन्होंने 40 बॉल्स पे। उस्मान खान ने जो है 53 रन की अच्छी इनिंग्स खेली और शादाब खान 28 रन बनाकर नुमाया रहे। तो पहले मैं सलमान अली आगा की बात करना चाहूंगा कि देखें, जब से वो नंबर 1 पे खेलना शुरू किया ना, उसमें 1 डाउन आ रहा है तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेयर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप के बाद भी नंबर 1 पोजीशन पर जो है वो बाबर आजम की जगह बन रही है। और इस एक और मसला ये पैदा हो गया है कि जब आपके ओपनर जो है वो सेट हैं फरहान और साइन अयूब, और 1 डाउन पोजीशन पर जो है वो आगा खेलने आएंगे, तो 2 डाउन पोजीशन के ऊपर बाबर आजम जो है वो क्या करेंगे। तो आगा को ज़्यादा 1 डाउन ही आना चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस, उनका स्ट्राइक रेट, उनकी 6 हिटिंग एबिलिटी वो बहुत अच्छी है। तो बाबर आजम जो है वो अगर इसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, पहले मैच में भी उन्होंने एक रिवर्स स्वीप मारी। अब रिवर्स स्वीप उनका शॉट नहीं है, उनको ये बात माननी चाहिए। स्वीप भी उनका शॉट नहीं है, मुझे तो वो कभी भी कंफर्टेबल ही नजर आए स्वीप खेलते हुए। तो वो रिवर्स स्वीप खेलने चले गए पहले मैच में, आज फिर उनको जैम्पा ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। तो कभी भी वो जो है ना वो लेग स्पिनर के खिलाफ जो है ना वो कंफर्टेबल नजर नहीं आए। तो बहरहाल बाबर आजम पे मैं बात बाद में करूंगा तफसील से कि उनके साथ मेरे ख्याल में क्या इशू चल रहा है। अभी जो है वो जो है आगा की बात की है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले उस्मान खान की। इनके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये बस वाइट प्लेयर है जिनको ना कोई पसंद करता है और ना ही जो है वो इनको कोई हेट करता है। लेकिन बहरहाल खुदा खुदा करके कुफर टूटा, आज इन्होंने 50 रन स्कोर किए हैं। कोई इतने मतलब ये कोई आई कैचिंग प्लेयर नहीं लगते, मुझे नहीं लगता कि कोई इनको आई कैचिंग प्लेयर कहेगा। लेकिन हाँ, ये रिस्की से प्लेयर जरूर रखते हैं, कुछ ऑर्थोडॉक्स टाइप प्ले करते हैं। आज बहरहाल इन्होंने स्कोर किया है, देखते हैं क्या आगे क्या करते हैं। मगर रिस्की हैं ये, मतलब थोड़े दलेर टाइप प्लेयर लगते हैं। इसके अलावा शादाब खान ने 28 किया है और 20 बॉल्स पे। ये मुझे नहीं पता कि ये किस परफॉर्मेंस पे शादाब आए हैं, किसी टाइम पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, पर अभी इनकी कोई इतनी खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। कम से कम 2-2.5 साल 3 साल से अगर आप देखें तो कोई इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और मुझे लगता है कि ये किसी अच्छे मैच में ये हरवाएंगे। और पता नहीं उनको किस तरह से बॉलिंग में भी आज इन्होंने अच्छा आउट कर दिए हैं। तो कोई अच्छा मैच है जो इन्होंने हमें नीचे लगवाना है। बाकी देखें, होप फॉर द बेस्ट। मगर फिलहाल तो जैसे ये थोड़ा बहुत रन भी कर जाते हैं, 1-2 आउट भी कर जाते हैं, तो लग तो रहा है कि टीम में ये खेलेंगे। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो 108 पे आउट हुई सारी। पाकिस्तान ने ये मैच 90 रन से जीता। उसमें जो कंट्रीब्यूशन थी, शादाब खान ने आउट किए, उस्मान तारिक आज खेल रहे थे, उन्होंने आउट किए। कैमरॉन ग्रीन जो है वो हाईएस्ट जो है वो रन स्कोरर रहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और कैमरॉन ग्रीन जिन्होंने आईपीएल में हाईएस्ट जो है जिनकी बोली ऑक्शन में बोली लगी थी, तो उनको उस्मान तारिक ने आउट किया। और यहीं पर एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई, और वो ये कि जब ये आउट होकर गए तो जैसे ये बाउंड्री से बाहर निकले तो इन्होंने जो उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के खिलाफ चेकिंग जो है ना वो उसका इशारा किया 2-3 बार। मतलब इतने कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे थे, गुस्से में नजर आ रहे थे। तो पता नहीं उनको ये बात पता है कि नहीं पता। उस्मान तारिक जो है वो अपने एक्शन क्लियर करवा चुके हैं। और अगर कोई बंदा गौर से देखे तो उस्मान तारिक और मलिंगा में बस इतना से फर्क है कि मलिंगा फास्ट बॉलर थे और उस्मान तारिक जो है वो स्पिन बॉलर है। बाकी दोनों का हाथ जो है वो एक ही जगह से आता है, बिल्कुल साइड से आता है और बिल्कुल सीधा बाजू उनका रहता है। तो उनके एक्शन में कोई इतना प्रॉब्लम है नहीं है। जहां तक रही पॉज लेने की बात, तो वो तो आर अश्विन भी लेते रहे, उसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह से इतना ही साइड से जो है ना बाजू, वो इंडिया के एक स्पिनर थे, थोड़ा सा खेले, यादव था, उनका नाम यादव था, तो वो भी करते रहे, तब किसी को कोई इशू नहीं था। तो अब उनको जो है ना लोगों को इशू होना शुरू हो गया है। असल प्रॉब्लम ये है ना कि जब भी कोई टैलेंट जो है वो कोई डिफरेंट टैलेंट पाकिस्तान में आता है, तो लोग उसके ऊपर जी कोई ना कोई एतराज निकाल के तो उसको जी बैन करवाने की बातें करने लग जाते हैं। और जब कोई ऑर्थोडॉक्स प्लेयर जो है वो उनकी अपनी टीम में आता है, तो उसको जो है वो कहते हैं कि ये जो है ना ये तो बहुत बड़ा टैलेंट आ गया, ये तो कभी दुनिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। एक बॉलर है जो अपना एक्शन क्लियर करके आ चुका हुआ है,
तो उसके ऊपर ये एतराज़ जो है ना वो फ़ज़ूल बनता है। पहले भी ये एतराज़ किया है, अभी फिर ये एतराज़ कर दिया कैमरून ग्रीन की तरफ से, जबकि वो अपने यहाँ उस्मान तारिक अपने एक्शन क्लियर करवा के आए हैं। उन्होंने ये बात एक आध बार इंटरव्यू में भी कही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू बनेगा, बल्कि कैमरून ग्रीन को कम से कम डीमेरिट पॉइंट मिलने चाहिए कि आप एक इंटरनेशनल प्लेयर के ऊपर चेकिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हो। इसके अलावा हम लोग अभी बात करेंगे जी कि बाबर आज़म के साथ क्या मसला है। देखिए, मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ बाबर आज़म का, उन्होंने रन्स किए हैं किसी टाइम पे, ख़ास तौर पे सरफ़राज़ की कप्तानी में तो बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं। इश्यू जो है वो मुझे जो लगता है ना वो ये कि एक बंदा है वो 2017 से कौमी टीम का हिस्सा है और आज 2026 है, तकरीबन कोई 8-9 साल एक बंदे को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए हो गई। जो लोग भी उनके फैंस हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपनी गेम में किसी भी तरह की कोई इंप्रूवमेंट लाई नहीं है। तो वही मतलब जो कमजोरियां उनकी पहले थी वही अभी हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे वो फंसते हैं। अगर कोई लेग स्पिनर जो है वो गुगली कर रहा हो और अच्छी गुगली करता हो तो वो भी उनको तंग करता है। ठीक है, इस तरह से शुरू में अगर नया बॉल अंदर आ रहा है तो वो भी उनको तंग करता है। तो उन्होंने अपनी इन कमजोरियों पर जो है कोई काबू पाया नहीं है। पता नहीं इंटरनेशनल कोचेज हैं, बैटिंग कोच साथ लगे हुए हैं, वो बाकी इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो क्यों नहीं उनको ये बात समझाते हैं। जहां तक मुझ नाचीज का ताल्लुक है तो मेरे लिए जो है ना बाबर आजम का सोल्यूशन एक बहुत सादा सा है और वो ये है कि उनको अपनी लिमिट में रह के खेलना पड़ेगा। अब लिमिट से क्या मुराद है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बहुत बड़े प्लेयर थे, संगाकारा थे, हाशिम आमला थे। तो संगाकारा जो है ना जब वो आए डेब्यू उन्होंने किया तो उन्होंने खुद ये बात बताई है कि मेरे बारे में प्लेयर्स ने कहा कि ये ज्यादा अर्सा सर्वाइव नहीं कर सकेगा। हाशिम आमला के बारे में भी ये बात कही गई। गालिबन ग्रेग चैपल ने ये बात संगाकारा के बारे में कही थी कि ये प्लेयर इंटरनेशनल सतह पर जो है ना वो ज्यादा नहीं चल सकता। तो हुआ ये, और हाशिम आमला भी। अब हुआ ये कि संगाकारा ने जो है वो तो मतलब इतना अच्छा जो है ना वो ओडीआई के बहुत बेहतरीन बैट्समैन रहे। टेस्ट में तो खैर वो लाजवाब थे। इसके अलावा टी20 में उन्होंने जो वर्ल्ड कप जीता श्रीलंका में उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था। तो उनसे जब ये पूछा गया कि आप इतने बड़े बैट्समैन कैसे बने हैं, तो उन्होंने बस एक ही बात कही थी और वो बात ये थी कि उन्होंने कहा देखिए मैं कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई बहुत ओपन प्लेयर नहीं हूँ कि हर तरफ इधर भी मार दो इधर भी मार दो छक्का चौका। और क्या मैंने एक चीज़ रियलाइज कर ली है और वो ये है कि मेरी लिमिट क्या है और मैं कभी भी अपनी लिमिट से बाहर नहीं निकलता। मैंने अपनी जो चीज़ें मेरी स्ट्रांग थी मैंने उन्हीं को स्ट्रांग बनाया है। मतलब अगर मैं कवर ड्राइव मार सकता हूँ तो मैंने कवर ड्राइव अपनी पक्की की है, फ्लिक की है, स्ट्रेट ड्राइव की है। तो मैंने कभी अपनी लिमिट से बाहर नहीं गया। मतलब मैंने भी संगाकारा मेरे भी फेवरेट प्लेयर रहे हैं। मैंने बहुत कम, शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने देखा हो कि संगाकारा ने कभी रिवर्स स्वीप मार दी हो। अच्छा, इसी तरह से हाशिम आमला के बारे में भी यही है। हाशिम आमला ने भी यही कहा कि मैं अपनी लिमिट के अंदर रह के खेलता था। मैं कोई बहुत फ्री फ्लोइंग बैट्समैन नहीं था, लेकिन मैं अपनी लिमिट में रह के खेलता था। बाबर आजम के साथ जो एक मसला है ना, आप किसी से भी पूछ लें, जो एक मसला है वो यही है कि वो अपने लिमिट से बाहर निकल रहे हैं। उनको चाहिए, वो 125-30 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर हैं। वो कन्वेंशनल टाइप प्लेयर हैं, बैकफुट ड्राइव मारेंगे, कवर ड्राइव मारेंगे, स्ट्रेट ड्राइव, अगर कोई पैड पे पड़ गई है तो फ्लिक करेंगे। ये उनकी लिमिट है। अब उन्होंने अपनी लिमिट तोड़ी है। वो कभी भी, मैंने पहले भी जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा कि वो स्वीप मारते हुए कभी कोई इतने मतलब कंफर्टेबल नहीं लगे। अब आप स्वीप तो छोड़ो, आप रिवर्स स्वीप शुरू कर दोगे तो क्या होगा, उनका बल्ले का एंगल आप देखें ना, इस तरह से उनका बैट था। अब ऐसे पता नहीं कौन सी स्वीप लगती है। कोच बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल कोचेस बैठे हुए हैं, हेड कोच बैठे हुए हैं, बैटिंग कोच बैठे हुए, पता नहीं कौन उनको ये बता रहा है कि ये ठीक है आप ऑर्थोडॉक्स प्ले खेलें। ऑर्थोडॉक्स उनकी गेम ही नहीं है। उनको सिंपली जो है ऑन द मेरिट गेम खेलनी है, अपनी लिमिट्स को नजर में रखना है। और फिर ये कि आप देखो ना, अगर आप उसको 4 ड्राइव मारते हो और एक चौका होता है, 3 रुक जाती हैं, आप इस चीज पे काम करो ना कि आपकी जो 4 ड्राइव्स है उनमें से 2 निकल जाए, चौका हो जाए, या 3 निकल जाए। अपने आप को जो शॉट्स आपकी पक्की हैं उसमें आप अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग करो। ना ये कि आप एबी डिविलियर बनना शुरू कर दो। भाई एबी डिविलियर एक ही था, ठीक है, और वो एक ही था, वही बंदा था जो 250 के अंदर रोक भी सकता है और 40 ऑट बॉल पे जो है वो सेंचुरी भी कर सकता है, 50-55 के 150 भी कर सकता है। आप एबी डिविलियर नहीं हो, आप बाबर आजम हो। आपको बाबर आजम की तरह खेलना है। किसी बंदे ने मुझे अपने जितने सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है उनके फैन से, कभी किसी बंदे ने उनके कोई ऑर्थोडॉक्स शॉट को पसंद किया है, उनके बाबर ने ये कमाल ऑर्थोडॉक्स शॉट मारी है। अगर कभी वो ड्राइव अच्छी खेलते हैं, मुझे भी उनकी ड्राइव पसंद है, तो सब लोग जो उनके फैन है वो उनकी ड्राइव देखना चाहते हैं, उनके स्ट्रेट ड्राइव देखना चाहते हैं, कवर ड्राइव, ठीक है, कट उनका, पुल उनका, ये वो खेले ना। उन्होंने पता नहीं क्या पीछे कभी विकेट छोड़ देते हैं, कभी कुछ, कभी रिवर्स शुरू करते हैं। चलो अगर आप रिवर्स खेलो कम से कम बैट का एंगल तो सीधा कर लो यार। तो ये उनके साथ इशू है।
अल्लाह करे ये मेरी वीडियो उन तक पहुँच जाए कि जो आपकी लिमिट्स हैं, आप उस लिमिट के अंदर रह के खेलें, तो आप अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। विराट कोहली का एग्ज़ाम्पल देख लें, कभी विराट कोहली कभी स्वीप नहीं मारते थे, रिवर्स स्वीप तो खैर उन्होंने क्या ही मारनी है। उन्होंने अपनी लिमिट्स को बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया और वो अपनी लिमिट्स के अंदर रहे। एंड पे जाके जब वो बंदे को बॉल ही फुटबॉल नज़र आ रहा होता है ना, तब वो कुछ एग्रेसिव तरह की बैटिंग करते थे, वरना कभी उन्होंने 3-3, 4-4 छक्के ओवर में मारे। वो मतलब ठीक है, रन बॉल लेकर चलते थे पहले 8-10 गेंद, 15 गेंद, उसके बाद 2-4 चौके मारे, स्ट्राइक रेट बढ़ाया। 125-30 का स्ट्राइक जो है ना, उनके लिए बेस्ट था। अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में सर्वाइव करना और बाबर को नंबर 4 पर ही खेलना है, तो ये बात मुझसे लिखवा लें कि वो 125-30 के स्ट्राइक रेट के अंदर रह के वो कामयाब हो सकते हैं। अगर वो 150 या 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलने वाले हैं, तो वो पाकिस्तान को नीचे लगवाएंगे। सिंपल इज दैट, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं शादाब पे बात करना चाहूंगा कि शादाब की बात, मेरी ये बात लिख के रख लें कि शादाब हमें कोई बड़ा मैच नीचे लगवाने वाला है। वो मतलब उन्होंने हमेशा से ऐसा किया, 2017 से वो भी खेल रहे हैं। कुछ अर्से उनकी परफॉर्मेंस रही है, खासतौर पर जब से वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और उनकी उंगली जो फ्रैक्चर हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद से लेकर अब तक मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई बहुत ही अच्छा कोई परफॉर्म किया हुआ है, किसी भी लेवल पे परफॉर्म किया हुआ है। तो बहरहाल होप फॉर द बेस्ट, लेकिन मेरी बात आप लिख के रख लें कि हमें वो कोई अच्छा मैच नीचे लगवाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करते हैं, सॉरी न्यूजीलैंड और इंडिया की बात करते हैं। तो मुझे याद पड़ रहा है कि किसी टाइम पे ना सौरव गंगोली ने इंटरव्यू में कहा था कि सबसे ज्यादा पाटा विकेट्स जो है ना, वो पाकिस्तान में बनती हैं। तो आज ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या अभी भी वो अपनी ओपिनियन पे कायम है कि सबसे ज्यादा पाटा विकेट्स पाकिस्तान में ही बनती हैं? अगर उनकी ओपिनियन यही है, तो वो इंडिया में बनने वाली पिछले 5-7 साल की पिचेस के बारे में क्या राय है? आप देखें 20 ओवर में 271 रन बन रहे हैं। ईशान किशन ने सेंचुरी की है, स्काई ने जो है वो 60+ रन की हैं। तो और अच्छा, और मजे की बात यह है कि आगे से न्यूजीलैंड भी 225 कर गया है। ठीक है, एलन ने रन किए 86, सोडी ने किए हैं 33 रन। तो ये इतनी पाटा विकेट्स बना के पता नहीं है कौन सी खिदमत करना चाह रहे हैं क्रिकेट की। अपने मुल्क में टीमों को बुला लेते हैं, फिर सीधी विकेटें बना के अपनी मर्जी की पिचेस बना, चले वो तो चले एक इस्तेहकाक भी होता है मेजबान टीम का कि वो अपनी मर्जी की विकेट्स बनाए, मगर इतनी भी तो ना बिल्कुल हाईवे बना देते हैं, ना गेंद स्विंग होता है, ना कुछ ना कर, सीधा बल्ले पे आते उठा उठा के इधर मार उधर मार, ये कर वो कर। तो पाटा विकेट्स ना बनाए मेरे ख्याल में, स्पोर्टिंग विकेट होनी चाहिए ताकि बॉल और बैट जो है इसका बैलेंस क्या रहे, वो कायम रहे। और इसके अलावा जो है हम लोग बात करेंगे अंडर 19 का मैच है कल पाकिस्तान का और इंडिया का। पाकिस्तान का सिनेरियो बहुत मुश्किल है इसमें आगे जाना, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड जो है वो ऑलमोस्ट आगे चले गए सेमीफाइनल के लिए। मैं अंडर 19 की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मेरिकल्स डू हैपन इन क्रिकेट। अगर पाकिस्तान पहले खेल के 350+ रन करता है और इंडिया को बहुत बड़े मार्जिन में शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है, तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। लेकिन बहरहाल फिर यहाँ पे भी जो मैच जो है ना, वो एक्चुअल में दो लोगों के दरमियानी है। पाकिस्तान का समीर मिनास क्या करता है, बड़ी अच्छी टच में है, बड़े अच्छे रन करते आ रहे हैं। वो इस मैच में क्या करते हैं, क्या वो एशिया कप के अंडर 19 एशिया कप की तरह एक बार फिर बड़ा 100 करने में कामयाब होते हैं, तो पाकिस्तान के कुछ चांसेस बन जाएंगे। बाकी नहीं मेरा ख्याल कि पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा प्लेयर इस वक्त अंडर 19 में मौजूद है कि वो कोई इंडिया को टफ टाइम दे सके। और इंडिया की तरफ से वो सूर्यवंशी जो है, जो उनके लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है यंग, जिनको वो 14 साल का क्लेम करते हैं, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आई है कि पिछले 3 साल से वो 14 साल के कैसे हैं। तो वो बहरहाल अच्छी हिटिंग करते हैं। अगर वो शुरू में खड़े हो जाते हैं, कोई 15-20 ओवर खेल जाते हैं, तो वो भी पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को एक एडवांटेज जरूर हासिल है कि पाकिस्तान के बॉलर जो है वो अली रजा खास तौर पर वो अच्छे रिदम में है, सुबहान अच्छे बॉल कर रहे हैं। और एक जो एज जो है ना, वो पाकिस्तान को इस वक्त मौजूद है, और वो ये कि पाकिस्तान एक अच्छी फील्डिंग साइड के तौर पर सामने आया है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये नेचुरली उनमें आई है या फील्डिंग कोच का कमाल है, लेकिन ये कि बड़े अच्छे अच्छे कैचेज उन्होंने पकड़े हैं। तो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये मैच जो है समीर मिनास और सूर्यवंशी के दरमियान ही है। तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही उसी की टीम जीत जाएगी। हाँ, अगर पाकिस्तान जीती है, क्या ये उतने बड़े मार्जिन से जीत सकती है जितना उनका जो उनका चाहिए? तो इसका जवाब तो कल ही पता चलेगा। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।